हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए पुनः नए चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कक्षा 9 हिंदी के लिए है, पाठ 3 गुरु नानक देव, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने से पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर दे दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आप 9th में हैं, 10th में होंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, आप जीवन परिचय का फॉर्मेट चेंज नहीं कीजिएगा। इसी प्रकार फॉर्मेट में आपको लिखना है कि आप किसी भी लेखक का जब जीवन परिचय लिखेंगे तो पहले संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए तब आप उनके जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ेंगे। आप हेडिंग लगाइए संक्षिप्त जीवन परिचय। उसमें आप संक्षिप्त जीवन में क्या लिखेंगे, तो जन्म लिखेंगे लेखक का। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका जन्म स्थान यानी ये कहाँ पर पैदा हुए, तो इनका जन्म स्थान है दूबे का छपरा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम है पंडित अनमोल द्विवेदी जी और इनकी माता जी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनकी जो शैली थी वो थी विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1979 ईस्वी में। नोट डाउन यहाँ पर कीजिए, इनका जन्म 1907 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी, यानी कि 1 वर्ष कम नहीं तो 1980। ठीक है, ये रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम संक्षिप्त जीवन परिचय में से ही इनके जीवन परिचय यानी जो लॉन्ग जीवन परिचय होगा उसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आप लोग फिर संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद आप अगले हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय की हेडिंग लगाने के बाद अब इनका जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। पहला, इस प्रकार से एक लाइन आपने संपन्न कर दिया। इसी प्रकार से आप इसको बना कर भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पेपर में याद ना आए तो आप जो संक्षिप्त जीवन परिचय याद किए रहेंगे तो आप उसी के आधार पर अपना जीवन परिचय पूरा बना कर भी लिख सकेंगे। इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट में लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जिस प्रकार से आपको आसान भाषा में पढ़ाऊँगा, हो सकता है क्लियर नहीं हो सकता है आपको दूसरा ना पढ़ाए, क्योंकि मैं इस प्रकार से 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़कर लिखा था, इसलिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इस पर टीचर नंबर पूरे के पूरे देते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। इनकी माता जी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। हमने यहाँ तक जो 4-5 लाइनें लिखी हैं हमने संक्षिप्त जीवन परिचय के आधार पर बना करके थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। उनकी जो शिक्षा का प्रारंभ था वो संस्कृत विषय से हुआ था, यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विषय से हुई थी। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जब इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की तो कहाँ चले गए, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए और वहाँ से इन्होंने ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। यानी इंटर तक पढ़े, उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए, जिसे आप लोग BHU के नाम से जानते हैं, जो कि बनारस में है, BHU। ठीक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। सन 1940 ईस्वी में संस्कृत और हिंदी के अध्यापक के रूप में कहाँ चले गए, शांति निकेतन चले गए। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किए गए। कबीर दास के ऊपर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण
अब यहाँ पर आप लोग ये आलोचनात्मक का तात्पर्य बुराई से ना समझिएगा, क्योंकि बुराई और आलोचना में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बुराई आप किसी के बारे में बिना सोचे समझे कर देते हैं, परंतु आलोचना आप किसी के बारे में ऐसे नहीं कर सकते। आपको उनके बारे में गहन अध्ययन करने के उपरांत उनकी कमियां और उनकी जो अच्छाइयां हैं दोनों को दिखाने के उपरांत आप तुलना करेंगे, तब होता है कि आलोचना आप कर रहे हैं किसी की। आप उनकी कमियों को एक तरफ उजागर कीजिए और उनकी अच्छाई को एक तरफ उजागर कीजिए। आप उनकी कमियों में आप कमी खोजिए, तब वहाँ आलोचना होती है। बुराई तो कोई भी कर देता है यार, बुराई करने में क्या जाता है, परंतु आलोचना करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो पढ़ लिख कर उनके बारे में अध्ययन करने के बाद आलोचना की जाती है। तो चलिए ठीक है, आलोचना को ज़्यादा हम डिफाइन नहीं करते हुए आगे देखते हैं। इन्हें क्या मैंने इसके पहले बताया था आपको कि कबीरदास जी के ऊपर, हाँ, कबीरदास जी के ऊपर आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिकीय उपहार, यानी कि ये एक प्रकार सा, ये एक प्रकार का आपको क्या कहते हैं सम्मान होता है जो कि दिया जाता है। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, यानी उससे ये विभूषित किए गए, अलंकृत किए गए। इसी के साथ ही सूर्य साहित्य पर इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? इंदौर साहित्यिक समिति ने। यानी कि सूर्य साहित्य पर इंदौर साहित्यिक अकेडमी ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। अंततो गत्वा 18 मई सन 1979 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ये रहा इनका जीवन परिचय। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय के आधार पर इनका जीवन परिचय काफ़ी बनाकर लिखा है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाकर लिख सकते हैं और पूरे के पूरे अंक पा सकते हैं। तो जीवन परिचय लिखने से ही काम नहीं होता, क्योंकि आपको जीवन परिचय के साथ साथ इनकी रचना भी लिखनी होती है। तो आप पहला संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग कंप्लीट कीजिए, फिर जीवन परिचय की हेडिंग कंप्लीट करने के उपरांत आप लोग क्या हेडिंग लगाएंगे? प्रमुख रचना की। आपने हेडिंग लगाई प्रमुख रचना। मैंने इनकी 10 से 11 प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं, परंतु आपको 10-11 रचना याद करनी नहीं है। आप इसमें से 5-6 याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं है। आप इसमें से कम 5 रचना याद कीजिएगा। मैं आपको 11 पढ़ाने के बाद बता रहा हूँ। इनकी पहली रचना है विचार और वितर्क, दूसरी है कल्पना, तीसरी अशोक के फूल, चौथा कुटज, पांचवा साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्म कथा, और 10वें और 11वें नंबर पर उनकी जो रचना है वो है चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा। ये रही इनकी 11 रचनाएं। थोड़ा इसको छोटा कर दें ताकि स्लाइड आ जाए इसमें। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन 11 रचनाओं में से कौन कौन रचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप याद करें। पहली रचना इम्पॉर्टेंट है विचार और वितर्क, तीसरी है अशोक के फूल, चौथी कुटज, 8वीं पुनर्नवा, 9वीं बाणभट्ट की आत्मकथा और 11वीं अनाम दास का पोथा। ये आपकी जो 6 महत्वपूर्ण रचना है, आप इनको जरूर याद कीजिएगा। और जीवन परिचय के बाद जब सबसे आखिरी में आप लिखेंगे प्रमुख रचना, तब आप इसे हेडिंग लगा करके जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, कोई दबाव नहीं है अगर आप चाहें तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। आप सभी सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी के लिए मैंने ये इमोजी टाइप करके रखे हैं। ठीक, तो आप लोग इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगर वहां से नहीं जा सकते तो आप टेलीग्राम चैनल में दीपांशु क्लासेस सर्च करेंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे लास्ट में आपके लिए एक इमोजी बनाते हैं हंसने वाली। आप सभी लोग मस्त से, वही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है बट ऐसे बना दे रहा हूँ हंसने वाली। आप लोग अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।